नमस्कार, मैं प्रोफेसर चंद्रमोहन उपाध्याय और आज मैं चर्चा करूंगा ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल के द्वारा थोपे गए अवैध युद्ध से। दुनिया का यह पहला युद्ध हम लोग के सामने है, जिसमें लड़ाई तब हो रही है जब निगोशिएशंस के बाद ब्रेक थ्रू हमारे पास था। दुनिया की इसके पहले की सारी लड़ाइयां डेडलॉक होने पर हुई। ओमान के विदेश मंत्री जो इंटरलाक्यूटर के रूप में बीच में शामिल हो रहे थे, उनका नाम बद्र अल बुशैदी है। उनके शब्दों में कहें तो यह लड़ाई तब शुरू हुई जब हम ब्रेक थ्रू के नजदीक थे और ब्रेक डाउन हमसे बहुत पीछे जा चुका था। अब आश्चर्य होता है कि लड़ाई क्यों हो रही है। इसके कारण भी बहुत सारे गिनाए गए। ये लड़ाई क्यों हो रही है, इस पे आकलन भी बहुत प्रकार के हो रहे हैं, लेकिन इस पर मैं संक्षेप में चर्चा करूंगा और साथ में इसमें भारत की भूमिका क्या है और क्या होनी चाहिए, इस पर भी मैं कंक्लूडिंग टिप्पणी करूंगा। आज की अगर इस दुनिया पर इस युद्ध के पहले मैं चर्चा करूं तो ये हाप्स की वो स्टेट ऑफ नेचर की याद दिलाती है, जो वास्तविक अर्थों में उन्हीं परिस्थितियों की ओर इंगित करती है जो हर प्रकार की व्यवस्था के न होने की ओर इंगित करता है। ये कहता है कि स्टेटलेसनेस ही नहीं है, सिर्फ एक अनार्किकल सिचुएशन नहीं है जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अक्सर यूज होता है, बल्कि यह एक ऐसी सिचुएशन है जहां ऑर्डर है ही नहीं। ये जो ट्रंप की दुनिया है, इस ट्रंप की दुनिया में स्टेट ऑफ नेचर में, जैसे कि हाप्स कहते हैं कि कोई जस्टिस नहीं है, कोई इनजस्टिस नहीं है, कोई राइट नहीं है, कोई रॉन्ग नहीं है, और जो कार्डिनल प्रिंसिपल है, फोर्स और फ्रॉड। फोर्स एंड फ्रॉड आर द कार्डिनल प्रिंसिपल। और थ्यूसिडाइड के शब्दों में कहें कि जो शक्तिशाली है, जो चाहे कर सकता है, जो कमजोर है उसे वह सहना ही पड़ेगा। तो इस इंटरनेशनल सिचुएशन में, नॉट ऑर्डर, हम लोगों का जीवन वैसे ही हो गया जैसे स्टेट ऑफ नेचर में इंडिविजुअल का था। ऐसा होता क्यों, पूरी दुनिया जानती है कि सारे देश दुनिया के अपने हिसाब से दुनिया को देखते हैं और जो चीज उन्हें पानी होती है, प्राप्ति करनी चाहती है, उसको अच्छा कहते हैं, उसे जस्टिफाई करने का। जैसे कि आप एग्जांपल देखिए कि अमेरिका कह रहा है कि हमें ग्रीनलैंड चाहिए और उसे जस्टिफाई कर रहा है। वो कनाडा को अपना 51वां राज्य घोषित कर देता है। वो क्यूबा पर, मैक्सिको पर अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानता है। और वो मुंडो डॉक्ट्रिन में कुछ और भी जोड़ करके, जिसको हम डोमिनेटिंग डॉक्ट्रिन बोलते हैं, जिसको डॉनरो बोलते हैं, वो पूरी दुनिया पर ये राज करना चाहता है। तो ये सवाल उठता है कि जिस स्टेट ऑफ नेचर में है, उस स्टेट ऑफ नेचर में राज्यों का जीवन उसी तरह से असुरक्षित है जिस तरह मनुष्यों का जीवन उसमें था। अब हम लोग आते हैं कि ये वार्ता टूटी कैसे और इसमें कौन कौन लोग थे। तो पहली बार अमेरिका की तरफ से जे कुशनर, ओमान की तरफ से बद्र अल बुशादी और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अगारची थे। अमेरिका की वो कौन सी शर्तें थी जिन्हें वो मानता था कि ईरान किसी कीमत पर नहीं मानेगा, लेकिन ईरान ने वो सारी शर्तें मान ली। और फिर अमेरिका के सामने एक ऐसा डायलेमा क्रिएट हो गया कि अब हम करें तो क्या करें। पहली शर्त थी कि आप जीरो स्टॉक पाइल कर देंगे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को, अपनी बैलिस्टिक मिसाइल को। 2-4 दिन 5 दिन की वार्ता के बाद से ईरान ने कहा कि यस वी आर रेडी, नॉट ओनली टू रिड्यूस इट बट टू मेक इट टू जीरो। दूसरा इन्होंने कठिन शर्त रखी कि जो आपके पास पहले से ही डेवलप्ड वेपन्स हैं, उनको क्या करना है, यू हैव टू डाउन ब्लेंड देम, और उनको बिल्कुल ही लोएस्ट पॉइंट पर आपको पहुंचाना है। इस पर भी ईरान ने कह दिया अमेरिका की सरप्राइज को लेकर के। अमेरिका सरप्राइज था कि यस वी आर रेडी। तीसरा इन्होंने कहा कि भाई यूरेनियम को आप इरिवर्सिबल बनाएंगे, जहां से ये फ्यूल को आप किसी तरह बम में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ईरान जो इस पर विगत कई वर्षों से मना करता रहा, इस फरवरी के महीने में ओमान की विदेश मंत्री के हवाले अगर कहें तो उसने कहा कि हाँ बिल्कुल हम तैयार हैं इसके लिए। फिर उन्होंने कहा कि भाई देखिए, परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जिसको हम IAEA बोलते हैं, उसके माध्यम से हम इसकी निगरानी करेंगे। जब ईरान ने कहा कि हम उसके लिए भी तैयार है, तो उन्होंने एक और कठिन शर्त रख दी कि केवल IAEA नहीं करेगा, बल्कि हम भी साथ में जाएंगे। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी, जो एनर्जी एजेंसी है, साथ हमारे भी इंस्पेक्टर्स होंगे। ईरान ने कहा कि हम उसके लिए भी तैयार है। अब उन्होंने क्या कहा कि ऐसी कोई शर्त रखो कि वो मना कर दे। पांचवी शर्त उन्होंने रखा कि आप अपने पूरे जीवन काल में कभी भी न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, और इसके लिए उन्होंने कहा कि इसके लिए आप एक शब्द पर तैयार होइए, नेवर एवर। 11 दिन तक इस पर निगोशिएशन चली और लास्ट में ईरान वह बात भी मान गया जिसको बोलते हैं नेवर एवर, यानी हम कभी भी एटॉमिक वेपन को अपने साथ नहीं ले आएंगे। अब अमेरिका के सामने कहा जाता है कि भईगत सांप छछूंदर केरी वाला मामला हो गया कि अब हम कैसे इस दुनिया के सामने कहें कि उसने हमारी बातें मान ली, तो फिर हम अटैक ही नहीं कर पाएंगे। दुनिया इसके पहले कि जाने कि ईरान सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हो गया, अमेरिका ने उस पर हमला कर दिया। 28 तारीख की रात को सारे लोग भौचक्के रह गए। वो जो लोग निगोशिएशन में थे, वो जो मीडिएट कर रहे हैं,
वे जो लोग इंटरलॉक्यूटर्स थे, उन्हें ये समझ में ही नहीं आया कि लड़ाई क्यों शुरू हुई है। अब हम आते हैं कि इस हमले के पीछे 40 वर्ष का सपना, 40 वर्ष की तपस्या नेतन्याहू की थी। 1996 में ही वो कहना शुरू कर दिए थे कि ईरान जो है आवर्स बिफोर, मंथ्स अवे फ्रॉम डिटोनेटिंग द न्यूक्लियर डिवाइस, मंथ्स अवे फ्रॉम एक्सप्लोडिंग द न्यूक्लियर वेपन्स। सवाल ये उठता है कि वो मंथ्स अवे, आवर्स अवे, मिनट्स अवे करते करते 30 साल तक ईरान ने कोई भी बम, आज की डेट तक भी बम नहीं बनाया। तो फिर उनकी इच्छा पर रिचर्ड निक्सन से लेकर के और वर्तमान जॉर्ज बुश के वर्तमान जो ये इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप का पहला टर्म था 2016 में, उस वक्त ये भी तैयार उसके लिए नहीं हुए। लेकिन अंत में इस खतरनाक मांग को, अब इसके पीछे तो यही कहा जाता है कि चूंकि नेतन्याहू इनको ब्लैकमेल कर रहा है एप्स्टीन फाइल को लेकर के, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में ये भी है और कहीं न कहीं से इज़राइल के जो बहुत बड़े-बड़े नेता हैं, उनका भी नाम उसमें आ रहा है। वो पूरी फाइल क्या है, आप सभी लोग जानते हैं। तो ये ब्लैकमेलिंग भी हो रही है और साथ में एक ऐसा व्यक्ति जिसको हम ट्रम्प कहते हैं, इज हाईली कैरेक्टरलेस मैन, टोटली मेगैलोमैनिक। और अब क्या है, स्थिति है कि जो बातें वो कर रहे हैं उसको ध्यान में रख के लगता है कि इनका मानसिक संतुलन भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उतने बड़े देश के प्रेसिडेंट होने लायक नहीं है। अब आइए, इन्होंने 5 कारण बताए हैं 5 बार में, यानी 5 दिन में 5 कारण। पहला कारण कि हम तो ईरान का परमाणु बम खत्म करना चाहते हैं। आप ही की देश की एजेंसियां कह रही हैं कि हम ये कहीं भी नहीं पा सके हैं कि ईरान के पास बम है। अमेरिका की अपनी एजेंसी सीआईए कह रही है कि उसके पास कोई न्यूक्लियर बम नहीं है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कह रही है उसके पास कोई बम नहीं, लेकिन फिर भी आप बम खत्म करने के लिए गए हैं, वैसे ही जैसे इराक में डब्ल्यूएमडी पाने आप गए थे। दूसरा, आपका उद्देश्य था रेजिम चेंज करना। सवाल ये उठता है कि किसी भी देश में संविधान है, उस संविधान के माध्यम से यदि कोई सर्वोच्च नेता है, उसके बाद अगर कोई प्रधानमंत्री वहां चुना जाता है, ईरान एक ऐसा देश जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मेंबर है, आपको किसने ये अधिकार दिया कि आप वहां पर रेजिम चेंज करेंगे? क्या इसके लिए आप संयुक्त राष्ट्र संघ में गए? क्या सिक्योरिटी काउंसिल ने इसको लिए कहा? क्या आपने अपने ही देश की कांग्रेस से इस बात का समर्थन प्राप्त किया? और सबका उत्तर है नहीं, क्योंकि आपको जो अच्छा लगता है, जिस चीज को हमें पाना है वो हमें अच्छा लगेगा और उसे हम पाने के लिए प्रयास करेंगे। ये बिल्कुल हाब्स ने जिस तरह डिफाइन किया इंडिविजुअल का नेचर, ठीक उसी तरह स्टेट भी आज की डेट में बिहेव कर रहा है। अब सवाल उठता है कि जो पावरफुल है, जो चाहे सो करे। तो अब जब कोई जस्टिफिकेशन काम नहीं आया, तो आज 5 तारीख को, यानी 5 तारीख 5 मार्च को सुबह सुबह एक नया जस्टिफिकेशन अमेरिका ने दिया कि ये क्रूसेड है बेसिकली, ये जो इस्लामिक इनफाइडल्स हैं, इनके खिलाफ हमने धर्म युद्ध शुरू किया। अब आप सोच लीजिए कि अगर आप राइट विंगर्स को दुनिया में भी ध्यान दीजिए, तो ये जब कभी भी संकट में पड़ते हैं, धर्म का आड़ लेते हैं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित नार्सिसिस्ट होते हैं और ये अपने अलावा दुनिया में किसी को भी अच्छा नहीं मानते और अपनी हर असफलता के लिए पास्ट टेंस को दोषी दिखाते हैं। अमेरिका की अगर हम इतिहास ईरान के बारे में देखें, तो ईरान में चुनी हुई सरकार मोहम्मद मुसद्दिक के अधीन, क्षमा कीजिएगा, के तहत चुनी गई। 1953 में आने के बाद से अपने देश के विकास के लिए उसने ऑयल कंपनीज का नेशनलाइजेशन किया, जिसमें अमेरिका की कंपनियां भी थी। ये बात इनको बहुत ही नागवार लगी। वो अपने सीआईए के साथ और साथ में अन्य विदेशी एजेंसीज, खासकर अब ब्रिटेन की जो M16 हुआ करती थी, उसके साथ मिल करके इन्होंने वहां पर तख्ता पलट कराया और वहां पर अपने एक जो पपेट हुआ करते थे रजा शाह पहलवी को लाए। आज भी उनकी यह इच्छा है कि यू हैव टू क्रिएट देयर अ काइंड ऑफ केओस, जहां पर लोग खुद ही सरकार के खिलाफ चले जाएं, वो हमारे खिलाफ आंदोलन करने लगे और फिर इसी बीच का फायदा उठाते हुए, स्थिति का फायदा उठाते हुए हम अपना पपेट वहां पर बैठा दें। और जिस कारण से जो एकमात्र वहां पर विरोधी देश है पूरे मिडिल ईस्ट वेस्ट एशिया में, जो कि हमारे डिजाइन को फॉइल करने के लिए तैयार रहता है, उस ईरान को समाप्त कर दो, ताकि एक पूरी तरह से एनर्जी को हम अपने कब्जे में कर ले। देखिए, इसके पहले भी वेनेजुला में मादुरो पर उन्होंने कब्जा किया, माजुरा की पत्नी को भी लेके अपने देश में चले गए कैप्चर करके, जो कि टोटली अवैध था, आश्चर्यजनक था, लेकिन किसी ने उसका विरोध नहीं किया। आज ईरान पर भी वही हो रहा है। इसके पीछे कारण साफ-साफ दिखाई पड़ रहा है कि जिस तरह से चाइना का एनर्जी सेक्टर में खासकर जो अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, अक्षय ऊर्जा, उसमें उसको राइज हुआ है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यू नीड एनफ पावर। और अमेरिका के सामने पावर को क्रिएट करना, पावर को पैदा कर पाना बहुत आसान नहीं रह गया है। इसलिए वो दुनिया के सभी तेल पर एकमात्र अपना मोनोपोलाइजेशन चाहता है। वेनेजुला कह लीजिए रिचेस्ट सोर्स ऑफ ऑयल है, ईरान में भी रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन, केवल ऑयल ही वहां नहीं है, बल्कि उसके साथ वो वहां पर क्यास क्रिएट करना चाहते हैं, इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं कि सारे क्षेत्र के देश हमारे पास सुरक्षा मांगने के लिए आए और हम उनको सुरक्षा गारंटी दें और हम जो चाहे सो करें। हर राज्य में तो हमारा पपेट है ही, लेकिन यहां पर नहीं है। अब भारत की भूमिका पर हम अगर देखें, तो भारत के सामने सवाल ये उठता है कि जो नेटो के देश हैं, खासकर स्पेन है, फ्रांस है, इटली है, कनाडा है, यहां तक उनका और भी मित्र देश ऑस्ट्रेलिया,
इन सभी ने ईरान पर हमलों की निंदा की और खासकर आयतुल्लाह खामनाई की जो हत्या की गई उनके सुप्रीम लीडर की, इसकी भी निंदा की। भारत का मौन रह जाना विस्मय बोधक है। साथ में अगर हम देखें तो किस तरह की समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं कि अमेरिका किस तरह यूनिलैटरल एटीट्यूड चला रहा है कि वो हमारे ही बैकयार्ड में, अभी हमने जो अपना विशाखापट्टनम में नवल एक्सरसाइजेस की थी जिसकी सलामी हमारी राष्ट्रपति महोदया ने लिया था, वहां पर यह प्रक्रिया 1995 से चल रही है। 18 बड़ी सबमरीन्स ने उसमें भाग लिया नवल एक्सरसाइजेस में, जहां पर ईरान की आईएस देना नाम की एक फ्रिगेट आया और जिसको वो बिना भारत को बताए, अगर लेमुआ एकार्ड की बात किया जाए तो उसके तहत अमेरिका हमें बताने के लिए और हम अमेरिका को बताने के लिए वचनबद्ध हैं, किंतु अमेरिका को वचन से क्या लेना देना है। उसने बिना बताए हमारे मेहमान को मार गिराया। मेरी अपील है कि वह भारत जो मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में I2U2 की बात करता है, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करता है, वह इन चीजों को कैसे कर पाएगा? क्षेत्रीय देश कैसे भारत पर भरोसा कर पाएंगे? यदि हम इस तरह से चुप रहे, हमें फिर से एक नए आंदोलन, जिसको हम न्यू नैम या नैम 2 की बात करते हैं, करना पड़ेगा। जो साउथ ब्लॉक की कंट्रीज हुआ करती से ग्लोबल साउथ बोलते हैं, चाइना, रसा, इन सब के साथ कोऑपरेट करके जो अमेरिका और खासकर ट्रंप के द्वारा बनाई गई खतरनाक दुनिया है, बनाई जा रही, इसके खिलाफ हमें एक अल्टरनेटिव क्रिएट करना होगा। भारत के पास गुड ऑफिसेज हैं, भारत की गुडविल अभी भी है। भारत के प्रधानमंत्री को निश्चित रूप से पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा आइसोलेशन साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, यहां तक कि आसियान ने भी इसकी निंदा की, तो साउथ ईस्ट एशिया में भी, ब्रिक्स कंट्रीज में भी चाइना, रसा, सबके सब इसकी निंदा कर चुके हैं। तो केवल हम अकेले पड़ते जा रहे हैं। इसलिए हम अपील करना चाहेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री को इसमें आगे आना चाहिए और इस पर हमें प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी को फॉलो करना चाहिए। थैंक यू सो मच।